हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। मैं कपिल सिंगला अपने चैनल पर आपके लिए लेकर आया हूं आज की नई वीडियो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। देखिए, हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा, ये एक डिफरेंट बात करता है जो कि हमारी करता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच का डिफरेंस क्या है। देखिए, जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हम उसमें करते हैं कि जब दो पार्टीज म्यूचुअली एग्री करती हैं एक चीज को लेकर, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि लीगली बाइंडिंग होता है दोनों पर। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब यहां पर यह निकलता है कि जहां दोनों पार्टीज ने आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं किया, यानी कि कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, लेकिन एक एक्ट ऐसा हुआ है जहां से दोनों पार्टीज लीगली बाउंड हो जाती हैं, जिसके रिगार्डिंग हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन 68 से लेकर 72 तक। यहां हमारे पास 5 सेक्शन आते हैं। इन पांचों सेक्शन में यह बताया गया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो दो पार्टीज ने एग्री ही नहीं किया, जिन पर मतलब जिन्होंने दो म्यूचुअली खुद से वो आए ही नहीं उस एग्रीमेंट में कि तुम मुझे पैसे दो, तुम मेरे बिहाफ पर पैसे दो, या तुम मेरी चीज यूज कर लो, या फिर तुमने मेरी चीज किसी और को दे दो। ऐसी अगर कोई बात होती है, ये एग्जांपल्स मैं आपको कुछ बता रहा हूं, ये आगे आके आपको समझ आएगी कि क्या मतलब था इनका। तो जब ये बातें निकल कर आती हैं जहां पर दोनों पार्टीज की म्यूचुअली एग्रीमेंट था ही नहीं, कंसेंट था ही नहीं, तो वो एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जहां ये एग्रीमेंट होते हैं तो वहां जिस पार्टी के लिए उसने पैसा खर्च किया है, या जिस पार्टी के लिए पैसा दिया है या सर्विस दी है, उसके लिए वो पैसा अपना रिकवर कर सकता है। आई होप कि आपको यहाँ से थोड़ा सा बेस बताया है मैंने आपको 1-1.5 मिनट का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए सेक्शन 68 से हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपको जो मैं लेटेस्ट वीडियोस डालता हूं सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी पसंद आ रही है तो अभी कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। तो चलिए सेक्शन 68 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 68 की हेडिंग हमारी बोलती है, बेरेट अगर आप रीड करेंगे तो, क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। यानी कि आपने एक इंसान के लिए पैसा खर्च किया, एक इंसान के लिए पैसा दिया जो कि इनकेपेबल था उस पैसे को देने के लिए, या फिर उसके बिहाफ पे दिया, इनकेपेबल था या सप्लाई किया। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है बेरेट में, इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person। देखिए, इतनी हमने लाइन पढ़ ली। इसका मतलब सारे का ये है कि जहां एक पर्सन इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, और जो दूसरा इंसान है जो कि लीगली बाउंड है उसके साथ, जिसकी ड्यूटी बन जाती है। देखिए यहां क्या लिखा रखा है, हु इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट। लीगली बाउंड टू सपोर्ट, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका इसी वर्ड का खेल है इसमें सारा। जहां एक पर्सन लीगली बाउंड है वो एक दूसरे इंसान को जो कि इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एक चीज के लिए, तो उसके बिहाफ पे जो भी या उसके ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है, तो वो जो खर्चा एक इंसान उस पर कर रहा है जो कि बाउंड है, ठीक है, तो वो उस माइनर की जो इनकेपेबल पर्सन की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें से वो रिकवर कर सकता है। इसका एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए एक बच्चा है और उसके गार्डियन है, तो गार्जियन उसका जो भी खर्चा करेगा, उसके स्कूल में जाने का, उसके लाइफस्टाइल का, उसके कपड़े का, उसके खाने पीने का, तो मान लीजिए उसके गार्जियन ने उसकी 15 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक उस पर खर्चा किया। तो उसने जो उस टाइम पीरियड के अंदर खर्चा किया, मान लीजिए उसने खर्चा कर दिया 20 लाख रुपए का, तो जो 20 लाख रुपए की रिकवरी है उसकी, तो वो रिकवर कैसे करेगा? वो रिकवर करेगा उससे उसकी प्रॉपर्टी से। ठीक है, आई होप कि आपको यहां से ये सेक्शन 68 क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 69 पर। देखिए सेक्शन नंबर 69 जो है ये लिखता है, रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। इसका मतलब ये है कि जहां एक पर्सन
इंटरेस्टेड था दूसरे पर्सन में, तो वो जो दूसरा इंसान है उसने किसी को पैसा देना था, उसने नहीं दिया, तो जो वो इंटरेस्टेड था वो उसके बिहाफ पर पे कर देता है, तो वो जो इंटरेस्टेड पर्सन था वो उससे रिकवर कर सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मुझे लगता है, इसको और सिंपल कर देता हूं। एक पार्टी है मिस्टर ए, जिसने पैसा दिया था मिस्टर बी को। बी ने पैसा वापस देना था ए को। बी कहता है मैं पैसा नहीं दे रहा या नहीं दे पा रहा। तो सी है कोई जो कि बी के साथ एंटाइटल्ड है या उसमें इंटरेस्टेड है, तो वो क्या करता है मिस्टर सी, वो बी के बिहाफ पर पैसा पे कर देता है मिस्टर ए को। ए को तो पैसा मिल गया, पैसा किसने देना था? बी ने। बी ने पैसा दिया नहीं, पैसा किसने दिया? सी ने। उसका तो एंटाइटलमेंट ही नहीं था, उसकी तो कोई लायबिलिटी नहीं थी। अब सी क्या करेगा? सी का क्योंकि उसमें इंटरेस्ट था, उसने अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए वहां पर कोई किसी भी चीज से रिगार्डिंग ले लीजिए, इसका एग्जांपल बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। तो एक इंटरेस्ट था उसका, तो सी का, सी ने बी के बिहाफ पर पे कर दिया। अब सी क्या करेगा? सी बी से अपने आप रिकवर कर लेगा। अगर बी सी को नहीं देता है तो सी क्या करेगा? सूट डालकर उसका वहां पर रिकवरी कर सकता है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए क्या होता है कि एक जमींदार है जिसकी एक प्रॉपर्टी है, उसने एक रेवेन्यू पे करना था डिपार्टमेंट को, लेकिन उसने क्या किया हुआ है, जमींदार ने एक पर्सन बी है उसको लेट आउट की हुई है, मतलब किराए पर दी हुई है जमीन। बी की खेती हो चुकी है, वहां जो लैंडलॉर्ड है, जो जमींदार है, वो पे नहीं कर रहा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। तो डिपार्टमेंट वाले क्या कहते हैं कि अब तुम्हारी जमीन बिकने के लिए हमने डाल दी है, मतलब कि ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी आ गई है। तो जब ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी आ गई और बी को पता लगा, जिसने वो लेट आउट ली हुई है, जिसने किराए पर ली हुई है, कि ये तो जमीन बिकने वाली है और जो मैंने किराया दिया है इसका वो मेरा चला जाएगा, मेरी जमीन खराब हो जाएगी, मेरी फसल खराब हो जाएगी। वो क्या सोचता है बी कि मैं इसके लिए पैसा पे कर देता हूं कि जमीन बच जाएगी, क्योंकि मेरा भी इसमें इंटरेस्ट है। बी का इंटरेस्ट था क्योंकि उसकी खेती थी उस पर। तो बी क्या करता है? वो पे कर देता है, जमीन बच गई। जमीन तो एक ही है, बी को क्या मिला? कुछ भी नहीं। अब बी क्या करेगा? जो एक और उसने रेंट देना था मान लीजिए, वो उसमें से एडजस्ट कर लेगा, या फिर ए से बाद में भी वो रिकवर कर सकता है उस अमाउंट को, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था उस लैंड में। उसने एट द स्पॉट वो जो प्रॉपर्टी थी, वो जो डिस्प्यूट था, उसे बचा लिया। तो यहां से हमारा सेक्शन 69 भी क्लियर हो जाता है। लेकिन इसके इसेंशियल्स क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप ध्यान रखिएगा हमेशा, कि जो पेमेंट है वो उसने पर्सन ने की हो, जो कि प्लेंटिफ होगा उस केस के अंदर, यानी कि मिस्टर बी जिसने किराए पर जमीन ली हुई थी। दूसरा, और प्लेंटिफ मजबूर हो वहां पैसा देने के लिए और वो इंटरेस्टेड हो उसमें। और डिफेंडेंट जो हो यानी कि जमींदार, वो लायबल हो पैसा देने के लिए। इस बात को जरूर ध्यान रखा जाए। बहुत सिंपल सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 70 पर। सेक्शन नंबर 70, इसकी हेडिंग रीड करेंगे, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ ए नॉन ग्रेट्युटियस एक्ट। यानी कि एक ऐसा एक्ट जो कि उसका था ही नहीं, उसके साथ हो गया, उसने प्रॉपर्टी को एंजॉय कर लिया। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं इसका, मेरिट को एक बार साइड करेंगे। मान लीजिए एक आपके पास कोई सामान लेकर आता है कुरियर बॉय। कुरियर बॉय सामान लेकर आया, आपने क्या किया? मान लीजिए जोमेटो ले लीजिए, जोमेटो का बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जोमेटो से स्पॉन्सर्ड नहीं है बिल्कुल भी, बस एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कोई भी फूड डिलीवरी का। फूड डिलीवरी आई, आपने एक्सेप्ट कर लिया, प्रीपेड था, आपने उसको फूड को एंजॉय कर लिए। मान लीजिए हाउस नंबर था 100, आपका था 101। 101 में खाना आ गया, आपने खा लिया। आपने तो मंगाया नहीं था, आप जानते हो इस बात को कि आपका था ही नहीं वो। आपने जब वो एंजॉय कर लिया, अब आपकी क्या लायबिलिटी है? आप कंपनसेट करेंगे किसको? जिसका वो खाना था, क्योंकि उसका नुकसान हो गया। आपने इंटेंशनली वो खाना रखा है। आप चाहते तो उसको डिनाई कर सकते थे कि मैंने खाना नहीं मंगवाया, लेकिन आपने वो जो खाना रखा है उसके लिए आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। ये आपकी लायबिलिटी है। इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है कि जो गुड्स हैं वो लॉफुली उसके पास डिलीवर्ड हो। लॉफुली डिलीवर्ड है, ऑर्डर किया था किसी और ने, आपके पास आ गया गलती से, कोई बात नहीं। और
वो विदाउट इंटेंशन हो, कि मतलब जो डिलीवर किया गया है वो जानबूझ के आपको डिलीवर ना किया गया हो, कि हाँ ये गलत एड्रेस पर ही डिलीवर कर दो, ठीक है। और दूसरा, जिसको डिलीवर हुआ है उसने वो प्रॉपर्टी एंजॉय की है, उसने वो एंजॉय कर ली, तो वहां पे वो लायबल हो जाता है कंपनसेशन देने के लिए। ये हुआ हमारा सेक्शन 70 यहां से क्लियर। अब हम आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, सेक्शन 71 पर। इसकी हेडिंग बोलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फाइंडर ऑफ ए गुड। ये हेडिंग ही हमारी एक बात क्लियर करती है कि मान लीजिए एक इंसान को एक सामान मिला, तो उसको जो सामान मिला है उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो उसे संभाल कर रखे, वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे कि उसने उस सामान को डिलीवर करने के लिए, जिसका था वो ढूंढने के लिए उसने पूरी मुशक्कत की है, और उस मुशक्कत के बाद उसे वो इंसान मिल गया। मान लीजिए ये एक पेन है, ये मेरा पेन है, आज ये मेरा पेन गुम हो जाता है, लॉस्ट हो गया ये, तो ये क्या हुआ, ये आपको मिल गया, आपको पता लगता है, आप इसको देखते हो कि अरे ये किसका पेन है, आप ट्राई करते हो कि पता करूं मैं किसका पेन है ये, आप ढूंढते हो, आपको पता लग जाता है कि ये मिस्टर कपिल सिंगला सर का पेन है। आप मेरे पास आते हो कि ये लीजिए जी आपका पेन, मैं कहता हूं थैंक यू सो मच, वो कहेंगे जी थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको इसका खर्चा देना पड़ेगा। आपको मैं कहूंगा किस बात का खर्चा, तो आप मुझे कहोगे कि खर्चा इस बात का जो कि मैंने इस पेन को मेंटेन करने के लिए किया है, और दूसरा जो आपको ढूंढने के लिए मैं यहां पर आया हूं, खर्चे की आपको ढूंढने का, मैं गाड़ियों में धक्के खाए, ठीक है, मैंने 500 रुपये का तेल लगा दिया, मेरा आने जाने का खर्चा, मेरा अपना एक्सपेंस, वो सारा का सारा मुझे देना पड़ेगा। बेशक इस पेन की कीमत 20 रुपये है, लेकिन जो इसके ऊपर खर्चा आया है ढूंढने का, मुझे उस इंसान को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुई बात यहां से क्लियर। और हाँ, इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं कि जितना उस अमाउंट का, गुड्स का अमाउंट हो, उतना ही आप एंटाइटल होते हैं रिकवर करने के लिए, अदरवाइज आपका वो प्रॉपर्टी जो है वो इंसान भी खुद रख सकता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेक्शन 71 यहां से क्लियर। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 72 पर। सेक्शन नंबर 72 हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। इसकी एक बार पेरेंट रीडिंग लेंगे, हेडिंग की लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोएर्जन। मतलब कि एक इंसान को जो पैसा दे दिया गया या डिलीवर कर दिया गया कोई सामान मिस्टेक से या फिर कोएर्जन से, तो उसकी लायबिलिटी बनती है। A person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई पैसा दे गया आपको, तो आपकी लायबिलिटी बनती है कि वो पैसा उसको सूद समेत वापस करें। 1000 रुपये आपके पास आए थे, 1000 के 1000 आपने उसको वापस कर देने हैं, क्योंकि वो आपके पैसे हैं नहीं। मान लीजिए क्या होता है, कई बार ऐसी एक्टिविटीज हो जाती हैं कि बैंक अकाउंट में कई बार पैसे आ जाते हैं जो कि आपके नहीं होते, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो ट्रांजैक्शन आई है उसे आप रिवर्ट करवाएं। अगर आप उस पैसे को कंज्यूम कर लेते हैं, आप उस पैसे को यूज कर लेते हैं, तो फिर आपको अपनी जेब से वो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा आपका था नहीं। ये है हमारा सेक्शन 72 बेसिक सी एक सिंपल सी बात क्लियर करता है। तो आई होप कि यहां से आपको ये सारे सेक्शन क्लियर हो गए होंगे। जो सेक्शन नंबर 72 है वो हमारा बेस्ड है जस्टिस एंड इक्विटी पर, कि इक्वालिटी हो, जस्टिस हो। ऐसा नहीं है किसी के पास गलती से पैसा चला गया तो उसने सारा रख लिया, ऐसा बिल्कुल ना हो। तो उसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 72 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो यहां से हमारे सेक्शन 68 से 72 हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और बाकी की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनसे भी आप गो थ्रू हो जाइएगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और अच्छे से हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।